हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुडविल जीएस पर स्वागत है। और आज हम अपने इंडियन इकोनॉमी की क्लास थर्ड को लेकर आए हैं। ये इंडियन इकोनॉमी का तीसरी क्लास है और जिसके अंतर्गत हम जो है और औपनिवेशिक सरकार अर्थात ब्रिटेन के कुछ भारत से संबंधित जो अर्थव्यवस्था को गतिहीन दिशा देने से संबंधित जो तथ्य हैं उनको पढ़ने वाले हैं। और इस लेसन के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि अंग्रेज़ों ने कोई भी भारत में ऐसी संरचना या ऐसा कुछ नहीं निर्माण किया था जिससे भारत आर्थिक रूप से संपन्न हो सके। ठीक है, हालांकि उन्होंने कुछ आधारिक संरचना जरूर प्रस्तुत करा दी जिससे बाद में स्वतंत्र होने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को गति मिली। ठीक, लेकिन उनके समय में यानी 1947 के पहले ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था जिससे भारतीय जनता और भारतीय लोग अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर ला सकें। ठीक है, तो औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति क्या थी, इससे पहले हमने जो है कुछ तथ्यों को पढ़ा था, जैसे निम्न स्तरीय आर्थिक विकास को पढ़ लिया, कृषि क्षेत्र की स्थिति पढ़ ली। ठीक, अब हम औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति पढ़ेंगे और विदेशी व्यापार, जननांकीय परिस्थितियाँ, व्यावसायिक संरचना और आधारिक संरचना, आज हम इन सब का अध्ययन करेंगे। ठीक, तो औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति क्या थी। अंग्रेज़ों के औपनिवेशिक शासन पद्धति के कारण भारत की विश्व प्रसिद्ध शिल्प कलाओं का पतन हो रहा था। तो ये प्रश्न जो है पूछा गया है कि भारत की शिल्प कलाओं के पतन का प्रमुख कारण क्या रहा। तो औपनिवेशिक शासन पद्धति रही। ठीक है, औपनिवेशिक शासन पद्धति रही। वो शासन यहाँ करते थे लेकिन यहाँ पर कुछ भी खर्चा नहीं होता था। कहाँ लेके चले जाते थे? ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन लेके चले जाते थे। ब्रिटिश हुकूमत ने भारत के किसी भी या भारत में किसी भी आधुनिक औद्योगिक आधार की रचना नहीं की थी और वे विऔद्योगीकरण की नीति का पालन कर रहे थे। विऔद्योगीकरण का मतलब कि ऐसे उद्योग स्थापित करना जिससे होने वाली आय को किसी दूसरे नगर या दूसरे देश में ले जाना। ठीक है, और इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य था? तो दो प्रकार का उद्देश्य था। एक, भारत को कच्चे माल के निर्यातक के रूप में स्थापित करना। पहला उद्देश्य यही था उनका कि भारत में केवल कच्चे माल तैयार किए जाएं, क्योंकि यहाँ पर अनुकूल परिस्थितियाँ थी कच्चे माल के लिए, जैसे कपास हो गया, जूट हो गया, है ना, चाय हो गया, तो ये सब, नील हो गई, ये सब कच्चे सामान थे जो यहाँ पर पैदा किए जाते थे कृषि द्वारा और ले कहाँ जाया जाता था? ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में अर्थात इंग्लैंड में जो सामान बने होते थे इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में जो सामान बने होते थे, यानी इंग्लैंड में बने औद्योगिक उत्पादों का आयातक देश बनाना है, यानी भारत में जो है उन्हीं सामानों को मंगाया जाता था जो इंग्लैंड में बने होते थे। ठीक, भारत से कच्चे माल ले जाकर ब्रिटेन में उद्योगों की स्थापना हो गई थी। ठीक है, औद्योगिक चरण चरम पर था, तो वहाँ से वस्तुओं का निर्माण करके वो भारत में लेके आते थे और भारतीयों पर दबाव डालते थे उसे खरीदने का, एक प्रकार से। तो खरीदने का दबाव क्या डालना? जब भारत में उस तरह की वस्तुएं बनना बंद हो गई थी, ठीक है, तो भारतीय मजबूर हो गए थे विदेशी वस्तुओं को खरीदने के लिए, अर्थात इंग्लैंड में बनी वस्तुओं को खरीदने के लिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बहुत धीमी गति से ही सही आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी थी। यानी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का मतलब है कि 1800 ईस्वी के बाद धीरे धीरे औद्योगिक जो है क्षेत्र में कुछ कार्य होने लगा था, लेकिन वह गति बहुत धीमी थी, बहुत ही स्लो गति से कार्य हो रहा था, बहुत धीमी गति से। जैसे 1907 में जो है 1907 इसमें टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना हुई, यानी
टिस्को की स्थापना हुई थी। फिर 1818 में सूती वस्त्र उद्योग लगाए गए थे कलकत्ता में। 1832 में जो है कागज़ उद्योग लगाया गया पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो ये सब कुछ उद्योग लग रहे थे, लेकिन गति बहुत धीमी थी और कहीं न कहीं जो है हो सकता था ये भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने का ही प्रयास रहा हो, लेकिन यह गति बहुत धीमी थी, जिससे उस समय तात्कालिक लाभ इसे नहीं मिल पाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लाभ मिला। ठीक, तो 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में लोहा और इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में अर्थात 1900 ईस्वी के बाद, ठीक है, लोहा और इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कुछ चीनी, सीमेंट तथा कागज़ के कारखाने स्थापित किए गए। ठीक है, तो दूसरा विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो उसके बाद स्वतंत्र भारत में जो है कुछ चीनी, सीमेंट और कागज़ के कारखाने स्थापित किए गए। तो याद रखना, इसमें जो चीनी कारखाने हैं या चीनी मिलें हैं उनके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको हम एक लिस्ट प्रोवाइड कराएंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी चीनी मिलें हैं प्रमुख, और पूरे भारत में कौन सी चीनी मिल सबसे पहले स्थापित की गई, ये हम आपको बताएंगे। ठीक, चलिए। फिर भी भावी औद्योगिक विकास के लिए धन का अभाव बना रहता है। ठीक है, बना रहा, मतलब इतना कुछ होने के बाद भी भविष्य के औद्योगिक विकास के लिए हमेशा धन का अभाव बना रहा, क्योंकि जो नीतियां थी अंग्रेज़ों की, वह कौन सी नीति थी, तो आहरण वाली नीति थी, अर्थात धन को यहाँ से ले जाने वाली नीति थी। ठीक है, आहरण वाली नीति अर्थात जो यहाँ पर उत्पादन होता था उससे जो भी आय प्राप्त होती थी वो अंग्रेज ले जाते थे। तो सार्वजनिक क्षेत्र का कार्य भी सीमित रहा। सार्वजनिक मतलब जो सरकारी क्षेत्र था वह भी सीमित ही रहा। जैसे कुछ ही क्षेत्रों में विकास हो पाया था, जैसे मान लो रेल की स्थापना हो गई, विद्युत उत्पादन हो गया, संचार व्यवस्था हो गई, और बंदरगाहों का निर्माण केवल यहीं तक सीमित रहा। बाकी और जो है कोई काम अंग्रेज़ों ने नहीं किया था, कोई काम वो कर भी नहीं रहे थे। ठीक है, तो कुछ ही क्षेत्रों तक सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम संचालित किए जा रहे थे। तो कुछ परीक्षागत बिंदु हैं जिसको आप याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न पूछे भी गए हैं। ठीक है, तमाम प्रकार की परीक्षाओं में। तो टाटा आयरन स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना हुई थी 1907 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद सूती वस्त्र 1818 ईस्वी में, और कहाँ पर, तो फोर्ट ग्लॉस्टर कलकत्ता में। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया, 1818 ईस्वी में, और कलकत्ता के फोर्ट ग्लॉस्टर में स्थापित किया गया। ठीक, आई बात समझ में, अंग्रेज़ों द्वारा। फिर कागज़ उद्योग की स्थापना 1832 ईस्वी में श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई। कागज़ 1832 ईस्वी में। ठीक है, कागज़ उद्योग की स्थापना श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में, ये पहला भारत का कागज़ उद्योग था। चीनी उद्योग 1840 ईस्वी में बेतिया बिहार में स्थापित की गई। चीनी उद्योग, ठीक है, स्थापित किया गया 1840 ईस्वी में बेतिया बिहार। फिर जूट उद्योग 1855 ईस्वी में रिसनरा पश्चिम बंगाल में, रिसनरा है पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया जूट उद्योग। फिर उसके बाद लौह इस्पात उद्योग, तो लौह इस्पात उद्योग 1870 ईस्वी में कुल्टी में पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कुल्टी में पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। चलिए आगे देखते हैं, और ये जो हैं आपको नोट्स बनाने हैं इससे संबंधित। ठीक है, क्योंकि परीक्षागत बिंदु हैं और ये पूछे गए हैं, और संभवतः आप इससे संबंधित नोट्स अवश्य बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे ऊनी वस्त्र उद्योग की स्थापना कहाँ हुई, तो ऊनी वस्त्र उद्योग की स्थापना 1876 ईस्वी में कानपुर में हुई। ठीक है, तो कानपुर में ऊनी वस्त्र उद्योग की स्थापना कब हुई, तो 1876 में। ये पूछा गया सवाल है, आप इसको याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, पूछा जा सकता है। फिर चेन्नई में सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया 1904 ईस्वी में। कृत्रिम रेशा रेयान 1920 ईस्वी में त्रावणकोर केरल में। कृत्रिम रेशा, ठीक है, कृत्रिम रेशा रेयान की स्थापना
यानी उद्योग की स्थापना कब की गई? 1920 ईस्वी में। और कहाँ पर? त्रावणकोर में, केरल में। फिर एल्यूमिनियम उद्योग स्थापित किया गया 1937 ईस्वी में, जेके नगर, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, जेके नगर, पश्चिम बंगाल में। तो ये चारों प्रश्न पूछे हुए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में कानपुर से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है और एल्यूमिनियम उद्योग पूछा गया है, तो ये दोनों याद रखना है। उत्तर प्रदेश की परीक्षा में आया था ये। भारत में पहली बार रेलवे 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से ठाणे के बीच चलाई गई। और उस समय जो भारत का वायसराय था, या वायसराय नहीं कहेंगे उसको, गवर्नर कहेंगे, भारत का गवर्नर जनरल डलहौजी था। ठीक है, तो डलहौजी के शासनकाल में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में ठाणे से पुणे के बीच में, बम्बई से ठाणे के बीच में, पुणे नहीं है, बम्बई से ठाणे के बीच में पहली रेल चलाई गई थी। ठीक, फिर सार्वजनिक निर्माण विभाग, ठीक है, यानी PWD की स्थापना 1854 ईस्वी में डलहौजी के काल में की गई थी। ठीक, तो यह भी आपको याद रखना है कि भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD की स्थापना कब की गई थी? तो डलहौजी के शासनकाल में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला बिंदु है हमारा कि भारत में डाक एवं तार विभाग की स्थापना कब की गई? 1854 में। 1 अक्टूबर 1854 में भारत में डलहौजी के शासनकाल में डाक एवं तार विभाग की स्थापना की गई। ठीक है, डाक एवं तार विभाग की स्थापना की गई। तो ये परीक्षागत कुछ प्रश्न थे। अब देखते हैं जनांकीय परिस्थितियाँ। ठीक है, जनांकीय परिस्थितियाँ क्या थी? जनांकीय का मतलब है कि जो जनसंख्या है, ठीक है, कितनी जनसंख्या किस में जुड़ी हुई है। ठीक, और मतलब जनगणना से समझ लो। तो ब्रिटिश भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रारंभ हुई। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो, 1872 में। और 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में जनसंख्या का निरंतर जनगणना शुरू हुई, जो अभी भी जारी है। तो ये प्रश्न दोनों पूछा गया है कि किसके शासनकाल में भारत की पहली जनगणना हुई? तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और किसने ये जनगणना लगातार 10 वर्षों के अंतराल पर शुरू की थी? तो लॉर्ड रिपन ने शुरू की थी 1881 ईस्वी में। ठीक, तो वर्ष 1921 के पूर्व में भारत को जनांकीय संक्रमण का प्रथम सोपान कहा जाता है। ठीक है, जनांकीय संक्रमण का प्रथम सोपान कब कहा जाता है? तो 1921 ईस्वी के पूर्व के समय को जनांकीय संक्रमण का प्रथम सोपान। वर्ष 1921 के बाद जनांकीय संक्रमण का द्वितीय सोपान माना जाता है। ठीक, अब देखो जनांकीय संक्रमण का प्रथम सोपान का मतलब क्या है और जनांकीय संक्रमण का क्या है। ठीक है, तो एक ऐसा समय था 1921 ईस्वी और 1911 से 1921 ईस्वी के दशक में जनसंख्या घट गई थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि जनसंख्या घटी थी 1911 से 1921 ईस्वी के बीच में। ठीक है, क्यों अकाल पड़ा था, बहुत ज़्यादा महामारियाँ फैली थी, इस वजह से जनसंख्या जो है घट गई थी। आगे बिंदु में है भी, और उसी को संक्रमण काल कहा जाता है। ठीक है, तो जनांकीय संक्रमण का प्रथम सोपान वर्ष 1921 के पहले के समय को और 1921 ईस्वी के बाद को जनांकीय संक्रमण का दूसरा सोपान कहा जाता है। और जनांकीय संक्रमण का काल किसे कहा जाता है? तो 1911 से 1921 ईस्वी के दशक को। ठीक, तो 1911 से 1921 में, ठीक है, जनसंख्या में ह्रास हुआ था। और कितना? तो 0.31% की जनसंख्या घट गई थी, जिसका कारण क्या था? अकाल एवं महामारियों का प्रकोप था, जिसके चलते मृत्यु दर में वृद्धि हो गई थी, यानी बहुत ज़्यादा मृत्यु दर में वृद्धि हो गई थी। ठीक है,
और 1921 ईस्वी के बाद देश की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि प्रारंभ हुई। यानी जब 1921 ईस्वी के बाद जनगणना की गई तो उसमें बहुत तीव्र गति से यानी तेज़ी से जनसंख्या में वृद्धि देखी गई। तो याद रखना, ये पूछा जाता है कि अभी तक कौन सा दशक ऐसा रहा है जिसमें जनसंख्या माइनस में काउंट की गई या जो है ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर रही। ठीक है, तो आपको याद रखना है 1911 से 1921। तो 1921 के बाद देश की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई, इसलिए सन 1921 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। ठीक है, तो 1921 को क्यों महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? क्योंकि इससे पहले जनसंख्या घटी थी और बाद में जो है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई। ठीक, तेजी से वृद्धि हो रही थी। साक्षरता दर लगभग 16% से कम थी। यानी अब आप समझ लीजिए कि 1921 और मतलब 1921 तक जो भारतीय जनसंख्या थी, कुल जनसंख्या, ठीक है, वह लगभग 16% ही पढ़ी लिखी थी और महिलाओं की साक्षरता दर तो ना के बराबर केवल 7% थी। यानी अगर 16% लोग पढ़े हुए थे तो उनमें महिलाओं, अगर ये 16% को 100% मान लें तो उनमें से केवल 7% ही महिलाएं पढ़ी लिखी थी। ठीक है, फिर जन स्वास्थ्य सेवाएं अनुपलब्ध थीं जिससे सकल मृत्यु दर बहुत ऊंची थी। तो ये इतनी बड़ी जनसंख्या ह्रास का क्या कारण रहा? तो जो जन स्वास्थ्य सेवाएं अर्थात मेडिकल फैसिलिटी थी वो पूरी तरह से नदारद थी भारत से, और जिससे भारत में सकल मृत्यु दर बहुत बढ़ गई थी। अब एक समय ऐसा भी आया था, ठीक है, कि अगर 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो लगभग 218 बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। यानी मृत्यु दर इतनी ज़्यादा थी, 21% से ज़्यादा। ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो 21% से ज़्यादा, लगभग 22% प्रति हज़ार थी। 218 बच्चों की मृत्यु हो जाती थी और जीवन प्रत्याशा जो थी वह बहुत कम थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बिंदु है भी कि उस समय शिशु मृत्यु दर कितनी थी? 218 प्रति 1000 थी। मतलब 1000 पर कितने बच्चे मर रहे थे? 218 बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। और जीवन प्रत्याशा भी जो आज आधुनिक समय में 62 वर्ष है, ठीक है, उसकी अपेक्षा 32 वर्ष ही रह जाती थी। ठीक, 32 वर्ष ही, यानी 32 वर्ष की अवस्था में ही एक व्यक्ति की एक जो है पुरुष की या महिला की मृत्यु हो जाती थी। यानी जीवन प्रत्याशा केवल 32 वर्ष थी। औपनिवेशिक शासन के कारण भारतीयों की दशा बदतर हो गई थी। ठीक, चलिए व्यावसायिक संरचना में देखते हैं क्या है। तो व्यावसायिक संरचना में कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय था जिसमें भारत की जनसंख्या 75% लगी थी। ठीक है, तो भारत की कुल जनसंख्या की जो है 75% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी थी और कृषि ही सबसे बड़ा व्यवसाय था भारत में। ऐसा नहीं था कि कृषि ही केवल व्यवसाय था, ऐसे बहुत सारे व्यवसाय थे जो भारत में संचालित हो रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा योगदान कृषि का था और सबसे मुख्य भी था कृषि। विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों में क्रमशः 10% तथा 15 से 20% जन समुदाय को ही रोजगार मिल पाता था। यानी जो भी विनिर्माण स्थापित किए जा रहे थे, विनिर्माण का मतलब है कि उद्योग से संबंधित जो भी कारखाने वगैरह थे उनमें केवल 10% भारतीयों को ही और सेवा क्षेत्रों में 15 से 20% भारतीयों को ही रोजगार मिल पाता था। ठीक है, इससे ज़्यादा वो रोजगार देते नहीं थे और भेदभाव भी करते थे, भारतीयों को नीचा दिखाने का प्रयास करते थे, बहुत सारी बातें थी। क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि एक बड़ी विफलता थी। क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि एक जो है बहुत बड़ी विफलता मानी जाती है, किसकी? अंग्रेज़ों की। ठीक, आधारिक संरचना की बात करें। आधारिक संरचना, तो भारत में आधारिक संरचना कैसी थी? तो भारत में औपनिवेशिक सरकार ने रेल, पत्तन, जल परिवहन तथा डाक तार आदि आधारिक संरचना का विकास केवल औपनिवेशिक हित साधन के उद्देश्य के लिए किए थे। ठीक है, यानी जो भी विकास अंग्रेज़ों ने किया था वह केवल उनके औपनिवेशिक हित के साध्य के रूप में था। ठीक है, अर्थात वो यहाँ
कोई भी निवेश नहीं करते थे। अगर निवेश करते थे तो उसका पूरा लाभ जो है ब्रिटेन को पहुंचाने का प्रयास करते थे, यानी पूरा लाभ ब्रिटेन को ही होता था। आई बात समझ में। फिर कृषि क्षेत्र पहले से ही अत्यधिक श्रम अधिशेष भार से लदा था, यानी कृषि क्षेत्र में पहले से ही जो है अत्यधिक लोग काम कर रहे थे, अत्यधिक श्रम वाला था। और उसके साथ साथ अधिशेष वाली समस्या भी थी कि इतना उत्पादन होना चाहिए कि मान लो अकाल पड़ता है या सूखा पड़ता है या कुछ ऐसी घटना घटती है दैवीय या प्राकृतिक, जिससे जो है जनसंख्या आगे सर्वाइव कर सके, तो उसको अधिशेष भार कहते हैं। अधिशेष भार से लदा था तथा उत्पादकता स्तर भी बहुत कम था। ठीक है, यानी जो आधुनिक समय में इतना उत्पादन हो जा रहा है छोटे से खेत में, तो उस समय उर्वरक इतने उन्नत मतलब इतने बढ़िया नहीं मिलते थे। उर्वरक ज़्यादातर खेती जो होती थी वो जैविक खेतों पर ही आधारित थी। श्रम तकनीकी आधारित नहीं था, ठीक है, तो मानव श्रम आधारित था। तो ये सब बहुत कारण थे जिससे उत्पादकता का स्तर बहुत घट गया था। और औद्योगिक क्षेत्र आधुनिकीकरण, क्षमता संवर्धन तथा सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की ज़रूरत थी। ठीक है, तो आवश्यकता किसकी थी? तो औद्योगिक क्षेत्र में आधुनिकीकरण की ज़रूरत थी। औद्योगिक क्षेत्र में आधुनिकीकरण की ज़रूरत थी, मतलब जो है उस समय के हिसाब से मॉडर्निटी चाहिए थी। ठीक है, और उसमें क्षमता संवर्धन अर्थात जो औद्योगिकरण होता है या कृषि उद्योग होता, तो उसके उत्पादकता में वृद्धि के लिए प्रयास किए जाने चाहिए थे। और सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की ज़रूरत थी। सार्वजनिक निवेश अर्थात जो भी सरकारी उपक्रम थे, ठीक है, उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए था, लेकिन इन सब को अंग्रेज़ों ने नहीं किया था। ठीक, तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि जो भी उन्होंने रेल, पत्तन, जल परिवहन और डाक तार आदि की संरचना की थी, उससे पहले से लेकर और 200 वर्षों तक अंग्रेजी शासन भारत में हावी रही। और जब भारत में ये हावी रही, ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से अंग्रेज़ों ने पैठ बना लिया था कि हम प्रत्येक हिस्से से धन का आहरण करेंगे, धन को निकाल कर ले जाएंगे भारत से और अपने देशों में, ठीक है, अपने देशों में उसका उपयोग करने वाले हैं। तो इस तरह से जो भारत गरीबी के मुख में धकेल दिया गया और बेरोजगारी भी सार्वजनिक नीतियों के कारण ही बढ़ रही थी। ठीक है, अंग्रेज़ों की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा मानी जाती है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक, तो कुछ प्रथाएं भी रही हैं जो भारत में अर्थव्यवस्था से जुड़ी थी, जैसे तिनकठिया प्रथा हो गई। तिनकठिया प्रथा के अंतर्गत जो है क्या होता था कि जो बागान मालिक होते थे, ठीक है, बागान मालिक, तिनकठिया पद्धति में बागान मालिक अपने कुल भूमि का 3/20 भाग पर खेती करने के लिए जो है बाध्य होते थे। अपने कुल भूमि के 3/20 भाग की खेती पर नील की खेती करने के लिए बाध्य होते थे। आई बात समझ में? इसी को तिनकटिया पद्धति कहा जाता था। तो इस तरह से जो है अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया भारत को। ठीक, और एक है ददनी प्रथा, एक है कमियोटी प्रथा। ठीक है, कमियोटी प्रथा, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में। ठीक, और अगले वीडियो में हम लोग योजनाओं को पढ़ेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 से लेकर और 1991 तक जो अर्थव्यवस्था रही है भारत की, उसको पढ़ेंगे। और कल ही हम लोग जो है कुछ जो लोकप्रिय मानक हैं जिससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है एग्ज़ाम्स में, ठीक है, जैसे ISO 9000 है, ठीक, तो ये किससे संबंधित है, इन सबको हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।